हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का यह 15वां अध्याय है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। अध्याय का नाम है और इसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि त्वरित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। त्वरित होगा और भूकंप होगा। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए त्वरित क्या होता है। सबसे पहले है त्वरित। देखिए विद्युत के तार जो है ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखा होगा। त्वरित भी एक क्या है विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वह त्वरित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान ने क्रोध के कारण यह हुआ है। भगवान के क्रोध के कारण जो है ये त्वरित हुआ है, ये चिंगारी उत्पन्न हुई है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से त्वरित पैदा होती है। बादल में जो है आवेश एकत्रित होता है तो इसी कारण जो है त्वरित पैदा होता है। हमें त्वरित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जानते हैं बिजली कड़कने से बहुत मौतें होती हैं। आगे है चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। कौन जानते थे? तो यूनानी। 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि एम्बर मतलब एक प्रकार के राल को फर्श से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। आप जब कंघा देते हैं तो आप देखते होंगे कि कंघा में आपको बाल चिपके हुए मिलते हैं, तो वो किस लिए? तो ये आकर्षण के कारण होता है, रगड़ने के कारण होता है। आपने यह देखा होगा जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट-चट आग की जो है ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 ईस्वी में अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि त्वरित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लगे। देखिए ये बोल रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इन समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। देखिए ये बोल रही है कि वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। जो खोज भी हो रहा है वो क्या है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होते हैं और जो है लंबे समय तक उसकी जो है खोज की जाती है तब वो होता है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तीर्थ से किस प्रकार संबंधित हैं। देखिए विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप हम करेंगे, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला हो। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। और देखिए रगड़ द्वारा आवेशन क्रियाकलाप में है। बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी जो है सावधानी रखिए कि रिफिल पर रगड़ा गया सिरा आपके हाथ अथवा किसी धातु के वस्तु से ना छुए। आपके क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियां, भूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए। ये परीक्षण करेंगे तो आपको देखेंगे आकर्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं
तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब यह भी विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएँ कहते हैं, जो आवेशित हो रही है, चाहे वो कंघी से हो या प्लास्टिक में जो आपने देखा रिफ़िल से हो, ये जो है क्या है? आवेशित वस्तुएँ हैं। रिफ़िल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। क्या होता है? पॉलीथीन भी होता है और बाल भी आवेशित हो जाता है। आइए हम जो है अब आपकी जानी पहचानी कुछ वस्तुओं के बारे में आवेशित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं जिसको आवेशित करने के लिए नोट में दिया गया है। तो देखिए रिफ़िल अभी आपने देखा उनके साथ क्या हो रहा है? आकर्षित, आवेशित हो रहा है। ठीक? गुब्बारा देखेंगे पॉलीथीन, ऊन, ये पॉलीथीन से क्या होगा? आकर्षित होगा। ये क्या है? प्लास्टिक है। रबर भी क्या है? प्लास्टिक है। ऊन देखेंगे तो ऊन भी आवेशित होता है। स्टील का चम्मच और पॉलीथीन ऊनी वस्त्र देखेंगे तो ये आवेशित नहीं होता है। यही आप बता सकते हैं। देखिए आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन क्रियाएँ अब कैसे हैं? तो कुछ वस्तुओं के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। 2 गुब्बारे फैलाइए, इनमें यह इस प्रकार लटकाइए कि एक दूसरे को स्पर्श, यहाँ पर देख रहे हैं स्पर्श, ये नहीं करे। और दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो समान आवेश, ये भी है समान आवेश, और ये क्या है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये अगर रगड़ के छोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। दूसरा है कि आइए अब हम क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों से दोहराएँगे। एक रिफिल की पॉलीथीन से रगड़िए, कागज़ के गिलास को स्टैंड की भाँति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से, ये समान आवेश में अन्योन्य क्रियाएँ देख रहे हैं। पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथ से ना छुएँगे, क्या होगा? उससे आवेश निकलेगा। क्या गिलास में रखे रिफिल का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे से निकट लाएँ तो क्या होगा? तो ये आवेशित नहीं करेगी। एक रिफ़िल को पहले की भाँति रगड़कर धीरे गिलास में रखेंगे और इस रिफ़िल के निकट एक फुला हुआ आवेशित गुब्बारा लाएँगे और इसका परीक्षण करेंगे तो देखेंगे एक दूसरे के विपरीत ये आवेशित कर रहा है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश अगर रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। परीक्षण में कुछ सारांश है कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। दूसरा है कि एक आवेशित रिफिल ने दूसरे आवेशित रिफिल को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। और तीसरा है परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को क्या किया? आकर्षित किया। दोनों क्या है? बने हैं प्लास्टिक से बने। ये क्या किया? आकर्षित करता है। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे और आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय मतलब एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय जो होगा भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। जब हम उस पर पढ़े थे तो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए क्या है, जो अगर एक दूसरे वही चीज़ से बना होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक ही प्रकार के बने होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जब ये विजातीय होता है, भिन्न प्रकार का होता है तो ये आवेशित जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको हमने थोड़ा डिफरेंट बताया था, लेकिन आप यहाँ पर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे कि जो एक दूसरे एक समान रहेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और वो जो विपरीत रहेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। जो कांच से रगड़ते हैं छड़ को, उसको जो आवेश होगा उसको हम क्या कहेंगे? धनावेश कहेंगे। इस प्रकार के आवेश को ऋणावेश भी कहते हैं। इस प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जो सॉरी अन्य प्रकार के ये होंगे तो उसको हम ऋणावेश कहेंगे। जो इस प्रकार के होंगे उसको हम धनावेश कहेंगे। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की
छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक को स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। जब प्लास्टिक के जो आवेशित होता है प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट जब हम लाते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। आपके विचार में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए सही है। क्या ये इसमें ऋण आवेश प्लास्टिक स्ट्रॉ में क्या होना चाहिए? ऋण आवेश होना चाहिए। जब आवेश को एक दूसरे पे नहीं आकर्षित करेगा तो क्या होगा? ऋण आवेश होगा। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक आवेश होते हैं। क्या होते हैं? स्थैतिक होते हैं रगड़ता है तब। वे जो है स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब विद्युत धारा कब बनती है? जब आवेश गति करेगा। आप इसके बारे में विद्युत धारा के विषय में पढ़ भी चुके हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाले वह विद्युत धारा जिसमें बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रभाव ही होता है। जब उसमें जो है प्रभाव हो रहा है धारा का तभी बल्ब क्या होगा? जलेगा। अब आगे है आवेश का स्थानांतरण। मुरब्बे की क्रियाकलाप में मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज के कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए और इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुमाई जा सके। दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्युमिनियम की पन्नी की 4 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र के में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे स्पर्श कराइए। परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियाँ पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अथवा आकर्षित करते हैं। आप पेपर क्लिप के सिरे से अनावेशित वस्तुओं को स्पर्श कराएंगे और हर बार पन्नी की पट्टियाँ समान रूप से व्यवहार करती हैं। क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है? क्या यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। ये सरल विद्युतीकरण यहाँ पे दिखाया गया था। आगे है कि एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। धातु क्या विद्युत की अच्छी चालक होती है। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जब समान होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? आवेश जब पट्टी एक समान रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और वह फैल जाएगा। इस प्रकार के युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। जब आवेश रहेगा या नहीं रहेगा उसको हम विद्युतदर्शी के रूप में जानेंगे इस युक्ति को। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तुओं में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थितियों में वापस आ जाती हैं। पन्नी की को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराएंगे। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती है। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। जब एक प्रक्रिया से आप दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं और वह प्रक्रिया जो है पृथ्वी तक जाती है तो उसको हम भूसंपर्क के द्वारा होता है तो ये इसीलिए इसको भूसंपर्कन कहा जाता है। विद्युत धारा आगे है। विद्युत धारा किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कन की व्यवस्था की जाती है। हम जो है विद्युत धारा से बच सकें इसलिए भूसंपर्कन में लोहे की जो छड़ आप जानते हैं कि लोहे छड़ की छड़ को नीचे से धरती में गाड़ कर ऊपर की ओर ले जाता है और उससे क्या होता है छड़ से विद्युत जब आती है तो वो धरती की ओर चली जाती है। आगे है त्वरित की कहानी। अब रगर द्वारा उत्पन्न आवेशों को के आधार पर त्वरित की व्याख्या करना संभव है। कक्षा 7 में आपने यह सीखा
कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है, तब वर्षा होती है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेशित एकत्र होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर का जो किनारा होगा वहाँ पर धन होगा, नीचे के किनारे में ऋण होगा। ऋणावेश बादलों के निचले किनारों को संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, जब किसका, तो आवेशों का, तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, वायु क्या है, विद्युत का हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाता है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ऋण और धन मिलेगा तो क्या होगा, धारी होगा, और यह जो है ध्वनि इससे उत्पन्न होंगे। हमें जो है इसे हम त्वरित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। हवा जब उसको नहीं रोक पाता है, ये देख रहे हैं माइनस से ये प्लस है और ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस, आपको यहाँ पर प्लस बनेगा और प्लस जब ही बन जाएगा तो विद्युत क्या होगा, क्रॉस करेगा। जब विद्युत क्रॉस करेगा तो क्या होगा, त्वरित होगा, विद्युत गरजेगा। आवेश के संचयन में विद्युत का त्वरित होना ये दिखाया गया है यहाँ पे। आगे है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो पर अथवा अधिक बादलों के बीच तथा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तदित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल घटनाओं को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तथापि तदित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। हम जो है अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। देखिए त्वरित की सुरक्षा कैसे होगी, तो त्वरित या झंझा जो गरज वाले तूफान होते हैं के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी देती है। अंतिम गरज सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना, कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़की व दरवाजे बंद होने के होने पर आप उसके भीतर क्या सुरक्षित हैं। त्वरित झंझा के समय क्या करें, क्या ना करें। बाहर खुले में, खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों के में शरण स्थल, ऊंचे स्थान त्वरित हमारी सुरक्षा नहीं करते। त्वरित झंझा के समय छाता लेकर हम चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो फिर तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर ना लेटें बल्कि जमीन पर सिमटकर बैठें। अपने हाथों को घुटनों तथा सिर को बालों के बीच रखें। इन स्थितियों में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। ये इस प्रकार से जो दिखाया गया है तो इस समय सुरक्षित स्थान स्थिति इस प्रकार से आप देख करेंगे। घर के भीतर तो त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। या क्या आपको याद है, त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। क्या है? त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। त्वरित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्ता नहीं है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को टेलीफ़ोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए त्वरित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इससे कोई हानि नहीं होती है। आगे है त्वरित चालक। त्वरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित की जाती है। इस छड़
का एक सिरा जो है वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन के नीचे काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातुओं का छड़ जो है विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा विद्युत पाइप की कुछ सीमा तक हमारा बचाव करता है। पाइप त्वरित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। ये देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर में तार दिया गया है और ये जमीन की ओर जो है स्थापित की गई है। त्वरित चालक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं ये तांबे की तार प्लेट यहाँ पर त्वरित चालक के रूप में दर्शाया गया है। आगे यहाँ पर है भूकंप। दूसरा है भूकंप। तो आपने अभी त्वरित झंझा तथा त्वरित के विषय में अध्ययन किया। अध्याय 7 में हमने चक्रवातों के बारे में पढ़ा था। ये प्राकृतिक परिघटनाओं मानव जीवन की संपत्ति का बगैर पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि त्वरित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव त्वरित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों को हमारे आसपास जो है हमारे पास समय होता है, कुछ समय दिया जाता है सूचनाओं के अनुसार। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम सभी तक भी विकसित नहीं हो पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। अभी हाल ही में सीरिया में भूकंप आया जो कि बहुत ही खतरनाक भूकंप था और यहाँ 50-60 हज़ार लोग की मृत्यु अभी हो चुकी है। वहाँ पे 6 फरवरी को भूकंप आया था। कहाँ? सीरिया में 6 फरवरी 2023 को। 8 यहाँ पर लिखा गया है कि 8 अक्टूबर 2005 को और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन दोस्ती के नाम से जो है वो सीरिया में ऑपरेशन दोस्ती के नाम से चलाया गया जो कि क्वेश्चन के रूप में आपको करंट में पूछा जा सकता है। आगे है कि 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में जो है 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। कहाँ? 26 जनवरी 2001 को। आगे है आपके क्रियाकलाप में है कि आपने माता-पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। और समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं कि कैसी-कैसी जो है घटनाएँ हुई थी, इसके बारे में वो दर्शाए गए चित्र से आप समझ सकते हैं। देखिए भूकंप क्या होता है? जब यह आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की ऊपर पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है और भूकंप हर समय हर जगह आते रहता है। ये देख सकते हैं भूकंप की स्थिति से घर जो है पूरा गिरा हुआ है वो कश्मीर में। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों के बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। कब? तो 26 दिसंबर को। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। क्रियाकलाप में दिया गया है कि संसार का एक ऐसा मानचित्र लीजिए। भारत में जो है पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों को स्थिति ज्ञात करिए। जब हम भारत की नक्शा को देखेंगे तो ये क्षेत्र आपको पूर्वी में आपको दिखेगा जो अंडमान एवं निकोबार पूर्वी क्षेत्र में। और इन महासागर के चारों ओर ये नीचे में क्या है? हिंद महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर देखेंगे तो अंकित कीजिए कि सुनामी की क्षति पहुँची थी। आपने अपने माता-पिता से यहाँ पर पता जो है जानकारी ले सकते हैं। तो आगे है भूकंप का क्या कारण है? मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिका है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे।
अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूझों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जा आती है। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। आगे भूकंप के अंतर भूकंपन के कारण क्या हो सकते हैं, तो अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। जो पृथ्वी का ये परत होता है इसी को हम भूपर्पट्टी कहते हैं। देखिए भूपर्पट्टी क्या है, तो ये जो परत है, ये परत जो है ये क्या है, भूपर्पट्टी है। और ये बीच का थोड़ा बगल वाला भाग है पारवाल है। और यह बाह्य क्रोड है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, बाह्य क्रोड है। और आंतरिक क्रोड जो ये दिख रहा है ये क्या है, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड है। तो यही जो है पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। जो प्रत्येक टुकड़ा होता है उसको हम प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है तथा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लेट जो है नीचे टक्कर खाते हुए नीचे जा रही है। तो इसके कारण भूपर पट्टी के में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और यही विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का प्लेट जो है किस प्रकार पहले जो था एक साथ था, अब ये क्या हुआ, अलग अलग हो गया है। ये इंडियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। 3 भाग में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। देख सकते हैं पृथ्वी की जो है प्लेट को। आगे है यहाँ पर टकराती हुई प्लेट, ये जो है प्लेट टकरा रही है, ये प्लेट टकरा रही है। और ये रगड़ती हुई प्लेट क्या है, ये रगड़ रहा है प्लेट को। तो इस प्रकार जो है प्लेट जब ये गति कर रही है, गति करते हुए वो रगड़ा रही है, इसी के कारण भूकंप होता है। पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के अनुसार ये देख सकते हैं पृथ्वी क्या गति कर रही है। आगे है कुछ यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं, तो क्या वे आने वाले भूकंप के जो है स्थान तथा समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के समय निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो पा सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी हम कर सकें। देखिए मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। परंतु अधिकांश जो है भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण होते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना क्या होती अधिक होती है। इस दुर्बल क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा का मैदान, ये जो है यहाँ पर भ्रंश क्षेत्र है। दक्षिण भारत के कुछ भाग में खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ये यूरेशियन प्लेट है। और तिब्बत का पठार, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। ये तिब्बत का पठार है और ये हिमालय है और माउंट एवरेस्ट है। मैदान गंगा का मैदानी भाग ये दिख रहे हैं। और इंडियन ये प्लेट है, ये क्या धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। ये हिंद महासागर है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ जो हैं ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर, जो चीन की ओर टच कर रही है। आगे है कि किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किससे हम करते हैं, तो रिएक्टर के द्वारा। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर जो है पैमाना 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर के दोनों की पैमाने कितनी थी, 7.5 से भी अधिक था। आगे है भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपाइनमेंट छड़ तथा लोलक होता है, जो भूस्पंदन आने पर दोलन मतलब कंपन करने लगता है। इसके कंपाइनमेंट तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का करके वैज्ञानिक भूकंप को संपूर्ण मानचित्र
बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया है जो भूकंप को की क्षति पहुँचाने सकने की जो है क्षमता अनुमान भी लगा सकते हैं। भूकंप से कितना क्षति होगा ये अनुमान लगा सकते हैं। ये जो है भूकंप लेखी रिएक्टर है। रिएक्टर से हम एक भूकंप लेखी आलेख है और ये जो है ये चार्ट पेपर है और ये जो है घूर्णी ड्रम, ये क्या है? ये घूर्णी ड्रम है, लोलक है और ये जो है डोरी है। क्या है ये? डोरी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये जो है ये कंपन करेगा, जब ये टच करेगा तो ये क्या करेगा? कंपन करेगा और यही जो है भूकंप का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है जो ये कंपन फ़ोकस के रूप में कर रहा है। ये केंद्र है, ये केंद्र है कहाँ से ये आया? ये पृथ्वी का अंदर क्षेत्र है और ये भूकंपी तरंग है। ये भूकंपी जो ये भाग रहा है ये क्या है? भूकंपी तरंग है ये और ये जो है भूकंपी है और पृथ्वी का ये पृष्ठ है, ऊपरी भाग है। विज्ञान में अन्य कुछ जो है अन्य पैमाने की भांति डेसिबल तथा एक अन्य उदाहरण है रिएक्टर पैमाने रैखिक नहीं है। इसका अर्थ है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षति नाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 100 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा। इसलिए 6 परिमाण की के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होगा। जब वो ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा? अधिक होगा। देखिए भूकंप से हम बचाव कैसे करेंगे? तो उपरोक्त में चर्चा में हमने सीखा कि भूकंप भविष्यवाणी से नहीं की जा सकती है। हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहाँ हम भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, में रहने वाले लोगों को जो है इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होगा। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जैसे कि बड़े भूकंपों को झटका को वो सह सके। आधुनिक भवन जो प्रौद्योगिकी जो इंजीनियरिंग के द्वारा जो है बनता है ये संभव हो सकता है उसे बनाएँगे। उचित यह है कि भवनों के ढाँचे सरल हो तथा भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट का संरचना जो है इंजीनियर से परामर्श करके करेंगे। आगे है कि अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। इसकी ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। अलमारियां इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है। इससे जिससे यु जिससे कि वे आसानी से ना गिरे। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जलतापक, गाजर इत्यादि को दीवारों में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। आगे कि चूँकि उन उन चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊँची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने प्रतिरोधी मकानों को बनाने के लिए जानकारी विकसित की है। कौन? तो ये रुड़की ने। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में आप क्या बचाव करेंगे? यदि आप घर में हैं तो किसी मेज़ के नीचे आश्रय लें तथा झटके के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊँची उम, ऐसी ऊँची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थानों को खोजें एवं धरती पर लेट जाएँ। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे-धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्खलन को समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ देखिए यहाँ पर आपने क्या सीखा तो कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन होता है और ऋणावेश होता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विजातीय आवेश क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है।
किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने के को भूसंपर्कन कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होती है। त्वरित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। आगे है त्वरित चालक भवनों को त्वरित करने के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। ऊपर पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रकृति होती है। इन क्षेत्रों को फ्रांस क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप का विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप क्या होते हैं? जीवन तथा संपत्ति के अपार क्षति हो सकते हैं। हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी जो है बरतनी चाहिए। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए, कैसा लगा चैप्टर आपको बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।